सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और शिव को प्रसन्न करने का ही महापर्व है शिवरात्रि। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों पीड़ाओं का अंत हो जाता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बिल्कुल, इस त्योहार के लिए नृत्य परंपरा के महत्व जो है उसका ऐतिहासिक उसका महत्व है और महाशिवरात्रि ने कोणार्क, खजुराहो, पट्टाडक्कल, मुडेरा और चिदम्बरम जैसे प्रमुख हिंदू मंदिरों में वार्षिक नृत्य समारोह के लिए कलाकारों के ऐतिहासिक संगम के रूप में कार्य किया है। जी हाँ, इसे नाट्यांजलि कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नृत्य के माध्यम से पूजा। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो अमृता, सबसे पहले हेलो इंडिया में जानते हैं क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए बिल्कुल नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। देश दुनिया का हाल सबसे पहले राष्ट्रीय खबरों के साथ ही जानेंगे राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को। इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर भी होगी हमारी पैनी नजर। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आज के खास दिन के बारे में। आज है विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। साथ ही देश मना रहा है महाशिवरात्रि का महापर्व। हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। और अब खबरें देश से। यूक्रेन के हालात पर भारत पैनी नजर बनाए हुए है। यूक्रेन में अभी भी करीब 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं। बिल्कुल, यूक्रेन में अभी भी करीब 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास की ओर से लगातार इन छात्रों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है और यही वजह है कि सोमवार को दूसरी और बीते 24 घंटे में तीसरी बार पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां के सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की मदद करेगा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सहायता की मांग कर सकते हैं। सोमवार को केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों समेत भारतीयों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में तालमेल के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह भारत के विशेष दूत के तौर पर यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जा रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के अभियान के लिए तालमेल का काम रोमानिया और मोल्डोवा से संभालेंगे, जबकि किरेन रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे और वीके सिंह भारतीयों को निकालने का प्रबंध करने के लिए पोलैंड पहुंच रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में स्लोवाक गणराज्य और रोमानिया की ओर से मिले सहयोग पर प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की है। उन्होंने दोनों से फोन पर धन्यवाद कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिकों को रोमानिया में बिना वीजा प्रवेश और विशेष निकासी उड़ानों की अनुमति देने के लिए धन्यवाद कहा है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 8वीं ऑपरेशन गंगा उड़ान बड़ा पोस्ट से नई दिल्ली के लिए 216 भारतीय नागरिकों के साथ रवाना हुई। गौरतलब है कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों को भारत शनिवार से ही रोमानिया और हंगरी के रास्ते देश वापस ला रहा है।
रोमानिया और हंगरी यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क हैं। वित्त मंत्री का उद्योगपतियों के साथ संवाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार यूक्रेन संकट का भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। चेन्नई में तमिलनाडु के उद्योगपतियों के साथ बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आयात और निर्यात से संबंधित सभी विभागों के साथ परामर्श कर रही है। पीएम गति शक्ति से देश के संसाधनों का होगा बेहतर इस्तेमाल। जी हां, डीपीआईआईटी के बजट बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा, आधुनिक बुनियादी ढांचे को और विकसित करने में पीएम गति शक्ति की होगी अहम भूमिका। उन्होंने निजी क्षेत्र को सरकार के साथ साझेदारी करने और निवेश बढ़ाने के लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत योजना है जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अंतर को पाटने का काम करेगी। इससे साजो सामान की लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी। देश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट के संतुलित विकास के लिए भी कमिटेड है। उत्तर प्रदेश में बाकी बचे चरणों के लिए चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए था, उस वैक्सीन के खिलाफ इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि उड्डयन क्षेत्र अगले 10-15 साल में भारत तेजी से विकास करेगा। सिविल एविएशन और कार्गो पर 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 8 सालों में अतिरिक्त 70 हवाई अड्डे बनाए गए थे। भारत अगले 10 से 15 सालों में अपने 720 विमानों के बेड़े से बढ़कर 1000-2000 विमानों का ही हो सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर दिल्ली के जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में युवा वैज्ञानिकों, शिक्षकों और शोध से जुड़े छात्रों को सम्मानित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान और भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद दिलाई, बल्कि इसे 75 वर्षों तक बनाए रखने की मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और कई संसद सदस्यों के साथ साथ राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर। जनवरी में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 3.7% बढ़ा है। देश की आर्थिक वृद्धि दर तीसरी तिमाही में बढ़कर 5.4% पर पहुंची। अब बात कर लेते हैं राज्यों की। मणिपुर विधानसभा चुनाव की बात करें तो मणिपुर विधानसभा के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण में 5 जिलों की 38 सीटों के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में 78% से ज्यादा मतदान हुआ। इस चरण में 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 38 सीटों में से इम्फाल पूर्व में 10 निर्वाचन क्षेत्र, इम्फाल पश्चिम में 13, विष्णुपुर और चांदपुर में 6 और कामरूपी जिले में 3 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस चरण के लिए जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ है उनके प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एन वीरेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष वाई खेमचंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री और एनपीपी उम्मीदवार युमनाम
जॉय कुमार और कांग्रेस की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष एन लोकेश भी शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान 5 मार्च को होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जनता को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को माफियाओं से मुक्त करवाकर गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जौनपुर के मछली शहर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अपने काम का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है, विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कानून का राज जारी रखना है तो बीजेपी को जिताना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, उन्होंने बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास का काम किया है, साथ ही प्रदेशवासियों को अनवरत बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करवाई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बलिया में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की। उनके रोड शो में भारी भीड़ देखी गई। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन 2698 करोड़ रुपए की तीसरी अनुपूरक बजट मांग सदन में पेश की गई। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट मांग विधानसभा के समकक्ष अनुमति के लिए रखी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के माजुली में बीजेपी उम्मीदवार भुवन ग्राम के लिए चुनाव प्रचार किया। उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खाली इस सीट पर 7 मार्च को उपचुनाव होना है। ओडिशा में हुए पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 610 जिला परिषद सीटों में से 542 में जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 30 सीटों पर ही जीत मिल सकी। मुंबई उच्च न्यायालय के महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद ईडी कार्यालय वापस लाया गया। 7वीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं। ओडिशा में 7वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाई आज से फिर शुरू हो गई। राज्य में कोरोना की वजह से स्कूल 2 वर्ष से लगातार बंद थे। बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक के बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित परली ताप बिजली संयंत्र में कोयले की कमी के चलते 3 बिजली उत्पादन इकाइयों में से 1 को बंद कर दिया गया है। तीनों इकाइयों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए आमतौर पर 30,000 टन कोयले की आवश्यकता होती है और इस समय संयंत्र में लगभग 16,000 टन कोयला है। देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या अब धीरे धीरे लगातार कम हो रही है। आज भी कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो उसमें कोरोना के 8,013 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.56% हो गई है। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन पर मंडराए संकट की। आज रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 6वां दिन है। यूक्रेन ने मांग की है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आपराधिक संगठन से निष्कासित कर दिया जाए। यूक्रेन ने रूस पर इंटरपोल का दुरुपयोग करने का और दुनिया भर में यूक्रेन में राजनीतिक विरोधियों को लक्षित करने का भी आरोप लगाया है। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जो है वो समाप्त हो गई है। अब दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल अगली वार्ता पोलैंड बेलारूस सीमा पर आयोजित करेंगे।
बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच चल रही वार्ता के बीच रूस के रॉकेट हमलों में यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव में कम से कम 11 आम लोगों की जान चली गई है। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने के आवेदन पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के संसद ने इसकी जानकारी दी। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने इसे ऐतिहासिक क्षण भी बताया। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि यूक्रेन को जल्द यूरोपीय यूनियन में जगह मिल पाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने रूस यूक्रेन संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अधिकतम संयम बरतने और बातचीत शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने मौजूदा संकट पर 11वें आपातकालीन विशेष सत्र में कहा कि कूटनीति और संवाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने कहा, यूरोपीय संघ वित्तीय मानवीय सहायता सहित यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। भारत ने जल्द से जल्द शांति बहाल करने की अपील की है। वहीं यूक्रेन ने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में मामला दर्ज करवाया है। यूक्रेन ने रूस पर जनसंहार की योजना बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही अदालत से युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने और रूस को क्षति पूर्ति देने संबंधी निर्देश देने का भी आग्रह किया है। जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने का फैसला किया है। इसके साथ ही उसने युद्धग्रस्त क्षेत्र में हथियार का निर्यात नहीं करने की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही अपनी विदेश नीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दिया है। यूक्रेन की मदद को आगे आए कई देश। अमेरिकी वित्त विभाग ने रूस के केंद्रीय बैंक और सरकारी निवेश कोष पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। यूक्रेन रूस जंग के 5 दिन अमेरिका ने बेलारूस के मिन्स्क में अपने दूतावास को फिलहाल के लिए बंद करने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल की सीधी आपूर्ति करने की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी घोषणा की है कि वो रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के लिए घातक सैन्य हथियार मुहैया कराएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की न्यास निधि में $30 लाख का योगदान देने, गैर घातक सैन्य उपकरण देने और चिकित्सकीय आपूर्ति करने की घोषणा की थी। और प्रतिबिंब, अब हम क्या नजर डालेंगे? आज की गतिविधियों पर नजर डालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और आज की गतिविधियों की बात करें तो उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापना दिवस का जो उत्सव है वो मनाया जाएगा। 15 अगस्त पार्क लाल किला में ये उत्सव मनाया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी इसकी मुख्य अतिथि होंगी। साथ ही विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साप्ताहिक उत्सव केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा विषय पर संबोधन देंगी। आज से 7 मार्च तक मनाया जाएगा जन औषधि दिवस और इस साल मनाया जाएगा चौथा जन औषधि दिवस। चौथे जन औषधि दिवस की थीम जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि दिवस का मुख्य आयोजन 7 मार्च को विज्ञान भवन में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आज पूरी दुनिया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मना रही है। नागरिक सुरक्षा के महत्व का सम्मान करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कब से और क्यों इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत हुई, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आज विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन महासभा द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति में आबादी की सुरक्षा और सहायता करना
और संपत्ति और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली संरचनाओं के विकास में योगदान करना है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस नागरिक सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने और आपदाओं से लड़ने वालों के प्रयासों और बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 का विषय नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार है। और अमृता, आज बात कर लेते हैं आज के इतिहास की। अब बिल्कुल, इतिहास को जानना, समझना, परखना और उससे सीख लेकर आगे बढ़ना बेहद जरूरी है भविष्य को संवारने के लिए। इसलिए हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं आज के इतिहास से जुड़ा क्या कुछ है खास। तो आज आपको बताएंगे इतिहास के पन्नों में 1 मार्च के नाम क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज हैं। 1 मार्च वर्ष 1983 को मणिपुर में जन्मी भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम का आज जन्मदिन है। इनका पूरा नाम मेंगते चेंगनी जेंग मैरी कॉम है। ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। भारत सरकार ने वर्ष 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2006 में पद्मश्री, वर्ष 2013 में पद्म भूषण और वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1 मार्च वर्ष 1954 में बिकनी एटोल द्वीप पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में स्थित बिकनी द्वीप समूह में सबसे बड़ा मानव निर्मित बम विस्फोट किया था। ये माना जाता है कि हाइड्रोजन बम हिरोशिमा को नष्ट करने वाले परमाणु बम से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ये विस्फोट वैज्ञानिकों के अनुमान से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। विस्फोट की वजह से लगभग 100 वर्ग मील में मशरूम के आकार का बादल उठा और रेडियोधर्मी विकिरण के रूप में गिरा था। अमृता, जब आज के इतिहास की बात चल रही है तो आज एक खास दिवस भी है। आज दुनिया भर में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, लिंग, नस्ल, जातीयता, रंग भेद जैसे भेदभावों को खत्म करने के मकसद से इस दिन की शुरुआत हुई थी। कब से और क्यों इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज जब दुनिया में लिंग, नस्ल, जातीयता, रंग भेद जैसे भेदभाव बढ़ रहे हैं, तो सरकारी और गैर सरकारी संगठन इन्हें खत्म करने में भी जुटे हैं। इसी मकसद से संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा हर साल 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। वैसे तो इसकी शुरुआत 1 मार्च 2014 को UN एड्स के कार्यकारी निदेशक द्वारा की गई थी, लेकिन औपचारिक तौर पर इसे मनाए जाने की घोषणा 2013 में विश्व एड्स दिवस पर की गई। इसे एड्स कार्यक्रम से जोड़ा जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि एड्स को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से लड़ना जरूरी है। HIV और एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UN एड्स ने एड्स से पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने की प्राथमिकता दी है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सभी आम जनों के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन मानव अधिकारों की रक्षा करने, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाने और निष्पक्ष न्याय तथा समानता सुनिश्चित करने के लिए भी मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कानून के समक्ष समानता और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में व्यवहार को बढ़ावा देना भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेलो इंडिया के अतिरिक्त भी संसद टीवी पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है। और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। जी हाँ, 9 बजे देखिए द डिफेंडर्स और 9:30 बजे देखिए बदलाव के नायक। और सुबह 10 बजे देखिए अभिव्यक्ति और शाम 7 बजे मुद्दा आपका। 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत। रात 8 बजे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यों का खबरों का बुलेटिन आज की खबर। और हमारा अंग्रेजी कार्यक्रम रात को 8:30 बजे पर्सपेक्टिव। और 9 बजे देखिए द न्यूज। 9:30 बजे देखिए द जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स। और 10 बजे बिल्स एंड इनसाइट। अमृता, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जी बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली शिवरात्रि को साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। जी हाँ, जानते हैं इस खास और महापर्व के बारे में।
सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। देवों के देव महादेव भोले बाबा के नाम से भी पूजे जाते हैं। शिव इतने भोले हैं कि वो केवल जल की धारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की आराधना से मोक्ष मिलता है। शिव ज्ञान का वेद है। शिव रामायण के प्रणेता हैं। शिव संगीत के स्वर हैं। शिव ध्यान का उत्सव है। शिव में नृत्य वास करता है। शिव से जीवन को गति मिलती है। वैसे तो भगवान शिव सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी इच्छा मात्र से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। तथ्य ये भी है कि जिसे दुनिया में किसी ने नहीं अपनाया, उसे भगवान शिव ने अपनाया। बेलपत्र हो या भस्म, इन पदार्थों से जब कोई उनकी उपासना करता है तो वो सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव डमरू और त्रिशूल रखते हैं और अर्धनारीश्वर के रूप में भी दिखते हैं। उनका सबसे प्रिय पर्व महाशिवरात्रि है। ये हर साल फागुन कृष्ण चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति और परिवार पर भगवान शिव की कृपा होती है। धर्म ग्रंथों में महाशिवरात्रि व्रत की महिमा का बखान है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। साथ ही इस व्रत को करने से सुख, शांति, संपदा और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि शिवलिंग को साक्षात भगवान शिव का रूप माना गया है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल, इन सभी ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग महिमा है। उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भस्म आरती से भोले बाबा की पूजा की जाती है। शिव सृष्टि के संहारक देव भी माने जाते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। इंडिया में समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन शिवरात्रि के अवसर पर चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं ओडिशा के लिंगराज मंदिर की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और एक बार फिर से मेरे और प्रतिबिंब की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।